नमस्कार। आज हम बिहार की सियासत पर गहरी नजर डाल रहे हैं, खासतौर पर जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन पर। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ विश्लेषण हैं जो आने वाले इस चुनावी घमासान की, कह सकते हैं, एक तस्वीर दिखाते हैं। इरादा यह है कि इन स्रोतों से वो मुख्य बातें निकालें जो समझने में मदद करें, कौन मैदान में हैं, कौन से बड़े चेहरे हैं, मुद्दे क्या रहने वाले हैं, और ये जो गठबंधन बन बिगड़ रहे हैं बार बार, इसका क्या मतलब है। इसी से शुरू करते हैं, ये गठबंधनों का जो खेल है। अगस्त 2022 में देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू वो एनडीए से अलग हुई, आरजेडी के महागठबंधन में शामिल हो गई, और फिर जनवरी 2024 में वापस एनडीए में। ये फेरबदल काफी चर्चा में रहा। बिल्कुल। और इन बदलावों के पीछे ना कई मतलब रणनीतिक वजह बताई जाती हैं। कभी लगता है राष्ट्रीय राजनीति का दबाव है, कभी राज्य के समीकरण साधने की कोशिश। खैर, अब जो स्थिति है उसके हिसाब से चुनाव तो देखिए अक्टूबर या नवंबर 2025 में ही होंगे शायद। सभी 243 सीटों पर वोटिंग होनी है, और जो मौजूदा सरकार है उसका कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। अच्छा। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में लगा है। वोटर लिस्ट वगैरह वो जनवरी 2025 तक फाइनल हो जाएगी। अच्छा, तो अब ये जो मुख्य मुकाबला है वो किन के बीच दिख रहा है, कौन से बड़े खेमे हैं? दो खेमे तो बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है एनडीए, मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसमें नीतीश जी की जेडीयू और बीजेपी मुख्य पार्टियां हैं। इनका जोर रहेगा विकास पर, कानून व्यवस्था पर, और जो वो कहते हैं ना डबल इंजन सरकार, केंद्र और राज्य वाली बात। बिल्कुल। सुनने में आया है कि बीजेपी केंद्रीय योजनाओं और बजट आवंटन को भी अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बना रही है। और दूसरी तरफ है महागठबंधन, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर जो आईएनडीआई ब्लॉक बना है उसका हिस्सा है। इसमें मुख्य रूप से तेजस्वी यादव की आरजेडी है, कांग्रेस है और लेफ्ट पार्टियां हैं। इनका फोकस रहने की उम्मीद है सामाजिक न्याय पर, रोजगार पर, खासकर सरकारी नौकरियां और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर। और शुरुआती हवा क्या कहती है? कोई अंदाजा लग रहा है अभी किस तरफ माहौल है? देखिए, चुनाव में तो अभी वक्त है, लेकिन कुछ शुरुआती सर्वे जो आए हैं वो दिलचस्प तस्वीर दिखा रहे हैं। एक सर्वे ने तो ये भी कहा कि मुकाबला बहुत कड़ा हो सकता है। अच्छा। उसमें आईएनडीआई ब्लॉक को थोड़ी सी बढ़त दिखाई है, करीब 129 सीटें। अच्छा। और एनडीए को 112 के आसपास। पर ये ध्यान रखना होगा कि ये बस शुरुआती रुझान है। जमीनी हकीकत चुनाव आते आते काफी बदल सकती है। सही बात है। अच्छा, इन दो बड़े गठबंधनों के अलावा क्या कोई नया खिलाड़ी भी है इस बार? कोई जो मतलब खेल बदल दे? हाँ, इस बार दो नए दावेदार मैदान में हैं जो मुकाबले को और रोचक बना रहे हैं, कह सकते हैं। जी। पहली तो है आम आदमी पार्टी। ओहो, हाँ, एपीबी। हाँ, उन्होंने ऐलान किया है कि वो सभी 243 सीट्स पर लड़ेंगे। उनका बिहार आना मतलब दिल्ली और पंजाब के बाद कहीं ना कहीं उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा दिखाता है। और दूसरा बड़ा नाम है प्रशांत किशोर, उनकी जन स्वराज पार्टी। हाँ, प्रशांत किशोर का तो काफी जिक्र है। वो भी सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। और एक खास बात, उन्होंने कहा है कि 40 महिला उम्मीदवारों को टिकट देंगे। जी। उनका लक्ष्य है कि ये जो पारंपरिक जाति आधारित राजनीति है बिहार की, उससे हटकर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो। ये तो बाकी एक अलग तरह की चुनौती होगी। तो मतलब मुकाबला अब सिर्फ दो तरफा नहीं रहा। अच्छा, मुद्दों पर आए, कौन से मुद्दे आपको लगता है सबसे ज्यादा हावी रहेंगे इस बार? मुद्दे तो देखिए काफी हद तक हुई हैं जो बिहार की राजनीति में हमेशा से अहम रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ नए आयाम भी जुड़ गए हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सवाल है, खासकर युवाओं के लिए। हमेशा ही रहता है ये तो। हाँ, फिर ग्रामीण विकास, किसानों की समस्याएं, बिजली, पानी, सड़कें, ये सब मुद्दे रहेंगे। और हाँ, एक चीज और, जो हाल में जाति जनगणना हुई है ना, उसने जातिगत समीकरणों को और ज्यादा उभार दिया है। अब पार्टियां ओबीसी, ईबीसी, दलित समुदायों को साधने के लिए और ज्यादा मुखर होकर रणनीति बना रही हैं। जैसे तेजस्वी यादव की आरजेडी, वो कह रही हैं कि नौकरियों में 100% डोमिसाइल लॉ लाएंगे। अच्छा, यानी सिर्फ बिहार के लोगों को नौकरी? हाँ, सरकारी नौकरियों में सिर्फ बिहार के निवासियों को प्राथमिकता। ये युवाओं को लुभाने की एक बड़ी कोशिश है उनकी। चुनाव की तैयारियों में एक और बहुत सुनने में आई, कोई ई वोटिंग का भी जिक्र था। ये क्या है? हाँ, ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। इसी साल जून में पटना और कुछ दूसरे नगर निगम चुनावों में एक ई वोटिंग मोबाइल ऐप का पायलट टेस्ट किया गया। मोबाइल ऐप से वोटिंग? हाँ, पर यह अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है। लेकिन ये एक इशारा है कि भविष्य में शायद चुनाव प्रक्रिया में तकनीक का इस्तेमाल बढ़े।
विधानसभा चुनाव में तो शायद अभी नहीं, पर हाँ, भविष्य की एक झलक कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये चुनाव एक तरह से नीतीश कुमार के इतने लंबे शासन का जनमत संग्रह भी होगा। निश्चित रूप से ये उनके नेतृत्व की, उनकी सरकार के प्रदर्शन की, एनडीए सरकार के प्रदर्शन की परीक्षा है। बीजेपी भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी, खासकर उन वोट बैंकों में जहां वो पारंपरिक रूप से थोड़ी कह सकते हैं कमजोर रही हैं, जैसे ओबीसी और दलितों के कुछ हिस्से। एक तरफ तो कुछ सर्वे बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरा है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के पास वो डबल इंजन वाला तर्क है, केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन का फायदा गिनाएंगे वो। और इन सबके बीच प्रशांत किशोर की एंट्री, वो उन वोटरों के लिए एक विकल्प बन सकते हैं जो शायद दोनों मुख्य गठबंधनों से कुछ निराश हो। हाँ, ये देखना होगा कि वो कितना असर डाल पाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो बिहार का 2025 का चुनाव सिर्फ राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि आगे 2029 के लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी काफी अहम होने वाला है। गठबंधनों की अपनी केमिस्ट्री कैसी रहती है, नए खिलाड़ी क्या करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जनता किन मुद्दों को तवज्जो देती है, यही सब मिलकर नतीजों की कहानी लिखेंगे। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि क्या बिहार की राजनीति का जो पारंपरिक गणित है ना, जो अक्सर जाति और समुदाय के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है, क्या वो इस बार प्रशांत किशोर जैसे जो नए किरदार हैं, जो जमीनी मुद्दे उठा रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं, उनके सामने टिक पाएगा? या फिर मतदाता इस बार कुछ अलग सोचेंगे, मतलब स्थापित गठबंधनों के आजमाए हुए समीकरणों को चुनेंगे, या फिर बदलाव और नई राजनीति के वादों पर भरोसा करेंगे? ये सवाल वाकई बहुत अहम है बिहार के भविष्य के लिए।